हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रचना और आज मैं आपके लिए क्लास 12th की इंडियन इकॉनमी का स्टार्ट करने जा रही हूँ, उसका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो इंडियन इकॉनमी के फर्स्ट चैप्टर में जो है वो हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी इंडियन इकॉनमी कैसी थी, हमारी इंडियन इकॉनमी की मतलब क्या अवस्था थी उस वक्त, अच्छी थी बुरी थी, वो चीज़ पढ़ेंगे हम। तो अगर बात करूँ इंडियन इकॉनमी, तो सबको पता है कि स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज चलता था। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग सब चीज़ें होती थी। जैसे ही हमें आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। हमारे भारत में काफ़ी चीज़ें होती थी, एग्रीकल्चर होता था और इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर, काफ़ी सारे सेक्टर्स होते थे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमें आज़ादी मिली थी, तो उन सब पे इन सारे सेक्टर्स की क्या अवस्था थी। सबसे पहले तो कॉलोनियल रूल चलता था हमारे देश में। स्वतंत्रता से पहले कॉलोनियल रूल चलता था, यानी कि कॉलोनियल रूल क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो होते थे वो हम पर शासन करते थे, यानी हम भारतीयों पर पूरी तरीके से शासन करते थे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्टैग्नेंट इकॉनमी। स्टैग्नेंट क्या होता है? स्टैग्नेंट होता है बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करना। ठीक है, यानी कि हमारे देश की जो इकॉनमी थी वो एकदम लो थी, ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम थी, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, इनफैक्ट ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। सेकंड पॉइंट, बैकवर्ड इकॉनमी। इकॉनमी एकदम बैकवर्ड थी। बैकवर्ड इन द सेंस कि हमारे देश के जो लोग थे उनकी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो बहुत कम थे। इट वॉज जस्ट 230 रुपीज़ इन द 1947 टू 1948, मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सिर्फ जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो 230 रुपये थी। तो यानी कि इससे पता चलता है कि हमारे देश की जो इकॉनमी थी वो एकदम बैकवर्ड थी। एग्रीकल्चर एकदम बैकवर्ड था, यानी कि सबको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की 70% पॉपुलेशन किस पर निर्भर करती थी? एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर पर ज़्यादा निर्भरता होती थी, तो लेकिन वो एग्रीकल्चर भी एकदम बैकवर्ड था। मतलब ना तो उसमें प्रोडक्शन अच्छा से हो पाता था, ना सिंचाई के साधन थे हमारे पास, ना हमारे पास एग्रीकल्चर के साधन थे ठीक से, मतलब कुछ था ही नहीं। प्रोडक्शन एकदम लो होता था, यानी जो एग्रीकल्चर था वो एकदम बेकार था, पुअर क्वालिटी का होता था। इंडस्ट्रीज़ एकदम बेकार थी, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में कुछ नया नहीं होता था, एकदम बेकार टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती थी। पॉवर्टी हमारे देश में फैलती जा रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी और एग्रीकल्चर में किसी प्रकार की कोई ग्रोथ थी ही नहीं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे देश में गरीबी जो है फैलती जा रही थी। इतनी गरीबी हो गई थी कि हमारे देश के लोग अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते थे। बेसिक नीड्स का मतलब फूड, शेल्टर, ठीक है, वो सब चीज़ें जो बेसिक नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो तीनों चीज़ भी वो पूरी नहीं कर पाते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पुअर था। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, ट्रांसपोर्ट के साधन एकदम बेकार थे। ठीक है, कोई मेल फैसिलिटीज़ कुछ नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। मेजर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। हमारे जो देश के लोग थे वो बाहर से चीज़ों का, मतलब बाहर से जो चीज़ आती थी उन पर डिपेंड करते थे। जैसे कि हमारे देश की कोई ग्रोथ नहीं थी तो मेडिसिन्स का कुछ नहीं होता था, मेडिसिन्स होती ही नहीं थी हमारे देश में।
तो मेडिसिन यानी कि हल्की छोटी मोटी दवाइयों के लिए भी हमें बाहर से चीज़ें लानी पड़ती थी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी, क्योंकि हमारे देश में जो भी चीज़ बनती थी, जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन होता था, ब्रिटिश क्या करते थे, उसको अपने देशों में भेज देते थे, यानी कि हमारे देश से दूसरे देशों में वो एक्सपोर्ट कर देते थे, और जो भी पैसा आता था फिर उनसे दूसरे देशों से सामान यानी फाइनल गुड्स खरीदे जाते थे। यानी कि हमारे देश जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता था इम्पोर्ट यानी बाहर की चीज़ों पर डिपेंड करता था। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, और सबको पता है कि हमारे देश की जो ज़्यादातर संख्या थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। एग्रीकल्चर कहाँ पर होता था? गांव में। तो यानी कि शहरों में सिर्फ 30% लोग रह पाते थे, मतलब बहुत ही कम शहरों में रहते थे, ज़्यादातर लोग गाँव में ही रहते थे। कॉलोनियल इकॉनमी मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो हम पर राज करते थे, उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं के सारे रूल्स रेगुलेशंस चलते थे, वही सब कुछ मतलब वही डिसाइड करते थे क्या चीज़ कैसे होनी है। तो वो तो चाहते ही नहीं थे कि हम भारतीय कभी आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हमारे देश का अगर अलग से सिर्फ एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर कैसा था, एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था हमारे देश का? तो लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन होता था वो एक तो बहुत कम होता था और एकदम बेकार क्वालिटी का होता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़ नहीं थी, अच्छा एग्रीकल्चर नहीं हो पाता था क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे पास। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब कि हमारे पास बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर हमें डिपेंड करना पड़ता था, एग्रीकल्चर हमारा होता ही नहीं था। अनसर्टेनिटी मतलब कि बारिश के ऊपर डिपेंड करती थी सारी चीज़ें हमारी। एग्रीकल्चर बारिश अच्छी होती थी तो हमारा वो अच्छा होता था, जो खेती वगैरह है। अगर नहीं होती थी, अगर बारिश ज़्यादा भी हो जाए तो भी बेकार था। आप नॉर्मल कोई प्लांट भी ले सकते हो, अगर उसमें आप बिल्कुल पानी नहीं दोगे तो भी वो सूख जाएगा, ज़्यादा दे दोगे तो भी वो ख़राब हो जाएगा। तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी यहाँ पे। डोमिनेंस ऑफ सब्सिडियंस फार्मिंग, यानी कि जो हमारे देश में किसान थे जो खेती करते थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, ठीक है, उनको डोमिनेट किया जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार बर्ताव किया जाता था। उनको एग्रीकल्चर के साधन प्रोवाइड नहीं किए जाते थे, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी। डिफरेंस गोल बिटवीन द ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, ऑनर कौन होते थे? मकान, जो ज़मीन, जिनकी ज़मीन पर खेती होती थी वो ऑनर होते थे, और टिलर यानी कि ज़मींदार जिसे बोल सकते हैं हम। और टिलर्स कौन होते थे? जो उनकी खेती पर, जो उनकी ज़मीन पर खेती वगैरह करते थे, यानी किसान को टिलर्स कह सकते हो आप लोग। तो बहुत डिफरेंस हुआ करता था। जो ओनर्स होते थे वो सारा मतलब खेती जो किसानों से काम करवाते थे, उसके बाद सारा प्रोडक्शन वो रख लेते थे, सिर्फ हल्का थोड़ा बहुत ही उनको देते थे, उनमें से भी उनकी जो नीड्स थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, यानी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बहुत ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा उनको दे दिया जाता था जिन पर उनको खेती करनी होती थी, और उनके पास छोटी ज़मीन होगी तो खेती भी फिर कम होगी, ठीक है। वो थोड़ा बहुत जो भी करते थे उनमें से आधा उनको देना पड़ता था और आधा वो खुद के लिए रखते थे, खुद के लिए मतलब अपने खाने पीने के लिए रखते थे। तो बहुत ही छोटी होल्डिंग्स उनको होती थी। ज़मींदारी सिस्टम चलता था। ज़मींदारी सिस्टम आपको पता ही होगा। ज़मींदारी सिस्टम क्या होता था? ज़मींदारी सिस्टम होता था जैसे कि गवर्नमेंट कौन होती थी उस टाइम पे? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि तुम अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा यानी कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट रख देते थे, तो वो ज़मींदार को, गवर्नमेंट को यानी ब्रिटिशर्स को पे करनी होती थी। और ब्रिटिशर्स कहते थे कि तुम किसानों से चाहे जितना मर्जी लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो किसानों से बहुत ज़्यादा लेते थे। जो ज़मींदार होते थे वो किसानों से हद से ज़्यादा लगान वसूल करते थे, और किसान मतलब काम ज़्यादा होता था और वसूलते बहुत थे, वो सबको पता है, ठीक है। तो ज़मींदारी सिस्टम चलता था। नेक्स्ट है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि हमारे देश के किसानों को फोर्स किया जाता था कि जो भी उनके पास बचता है उससे वो अपना बिजनेस, मतलब कि उसे दें, मतलब कि बेचकर उनसे वो पैसे देते थे। जैसे जो भी
100 में से 50% तो वो ज़मींदारों को देते थे, बाकी उनके पास जो भी बचता था उसके बाद उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो उन्हें बेच के जो भी पैसा मिलता था उनको, उनसे वो वापस वो सामान खरीदे खाने पीने का। तो इन सब चीज़ों के लिए फोर्स किया जाता था एग्रीकल्चर की कमर्शियल यानी एग्रीकल्चर के बिजनेस के लिए उनको फोर्स किया जाता था। तो ये 2 टॉपिक मैंने आपको कराए, इंडियन इकॉनमी हमारे इंडिपेंडेंस के दौरान कैसी थी और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू सो मच।